आज रिपब्लिक डे प्रजासत्ताक दिन के देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह आज एक बहुत बड़ा दिन है इस लिहाज से कि 15 अगस्त के दिन तो देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ाद देश कैसा होगा, आज़ाद देश के अंदर हमें क्या क्या इख्तियार मिलेंगे, हम क्या कर सकेंगे क्या नहीं कर सकेंगे, इसकी एक पूरी तरह से एक किताब के जरिए जो इस मुल्क के सामने लाया गया था, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब इस मुल्क का संविधान तैयार किया तो ये ख्याल रखा गया उसमें कि इस मुल्क के अंदर कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, हर इंसान को वो सभी इख्तियार हासिल होंगे। क्या हम कर सकते हैं अगर कोई गरीब आदमी को जो इख्तियार है वो अरबोपति और करोड़पति को भी वही इख्तियार हासिल है। हम अलग अलग जबानों में बटे हुए थे, आज भी पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई ऐसा मुल्क है कि जहां पर हर कुछ किलोमीटर के बाद ज़बानें बदल जाती है, पहनने ओढ़ने के पोशाक बदल जाते हैं, खाने पीने के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन सभी अगर मिला दें तो एक मजबूत मुल्क बनता है जो ये भारत देश है। लेकिन आज पिछले कुछ सालों से एक ऐसी साजिश रची जा रही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंदर जो आज़ादी दी गई है, जो बोलने का, लिखने का, अपने ख्यालात का इजहार करने का जो इख्तियार उस संविधान के अंदर दिया गया है, उस संविधान को बदलने की पूरी साजिश, पूरी कोशिश हो रही है। और मैं समझता हूं कि देश के लिए इससे ज्यादा कोई घातक, कोई नुकसानदेह बात हो नहीं सकती। इसीलिए जो इस संविधान के ऊपर यकीन रखते हैं उन सभी लोगों को अपनी जात, धर्म, मजहब सब एक तरफ रखते हुए इस संविधान को कैसे बचाया जाए इसकी फिक्र करने की जरूरत है। मुल्क तरक्की तो कर रहा है, मुल्क आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुल्क के अंदर कुछ खास तबकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके इख्तियार छीनने की कोशिश की जा रही है, उन्हें कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर खुलकर कहूं तो इस मुल्क के मुसलमानों के साथ, इस मुल्क के दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इस लिहाज से कि आज ये समाज के बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो सरकार कहती है कि हम इनके स्कॉलरशिप बंद कर देंगे। ये हायर एजुकेशन लेना चाहती है तो सरकार ने रिसर्च की स्कॉलरशिप बंद कर दी है। कहीं ना कहीं हमारे मजहब की जो आजादी है, हर इंसान को अपने मजहब के ऊपर चलने का पूरा इख्तियार है, पूरी आजादी है, लेकिन उसे भी बदलने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत ही मेरे हिसाब से चिंताजनक बात है। लेकिन इसके लिए आवाज उठानी जरूरी है। किसी न किसी को तो बोलने की कहीं ना कहीं से हिम्मत मिलनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जिस मुकाम के ऊपर हमें भेजा है, मैं औरंगाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की ताकत थी, आप लोगों की दुआएं थी कि आज मैं हिंदुस्तान के उस अजीम और शान सबसे बड़ा ऐवान जहां पर इस मुल्क के फैसले लिए जाते हैं, जहां पर इस मुल्क के कानून बनाए जाते हैं, वहां पर आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त खड़े रहता है और सरकार को दूर दूर सुनाता है कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है।
मुझे जाती तौर के ऊपर इस बात की भी खुशी होती है कि बहुत सारे लोग आज से कुछ साल पहले तक औरंगाबाद के नाम से शायद वाकिफ भी नहीं थे। कई सारे ऐसे लोग मिलते थे जो पूछते थे ये बम्बई से कितनी दूर है, ये कहाँ आता है। ऐसे सवाल भी मैंने लोगों से इस मुल्क के अंदर सुने हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, वो देख के ही पहचानते हैं, वो देखते ही समझ जाते हैं ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सांसद है जो औरंगाबाद से आता है। यही आप लोगों की ताकत थी कि आज जब मैं पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहता हूं बोलने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास रहता है कि जिन लोगों ने मुझसे ये उम्मीद की थी कि तुम वहां जाओगे और हमारे लिए आवाज उठाओगे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, बेरोजगार हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, दलित हो, मुसलमान हो, इन सब की आवाज जब वहां पर उठाते हैं तो कहीं ना कहीं कितने भी आपके कट्टर विरोधी हो, वो आकर ये बात जरूर बोलते हैं कि आपने जो बोला है वो सही बोला है। हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनको यही कहते हैं कि हम तो यहाँ पर बोलने के लिए आए हैं और डट कर बोलने के लिए आए हैं। जो सच है वो बोलने के लिए आए हैं। किसी को पसंद आए, किसी को नहीं पसंद आए, लेकिन आज लोग बोलने से भी इस बात के लिए डरते हैं। आज खुशी इस बात की होती है कि अगर एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर एक हमारी बहन के साथ अगर बदसलूकी करता है, बदतमीजी करता है, अगर उसके साथ एक ऐसी घिनौनी हरकत करता है, मैंने तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को देखा कि जाकर वो पुलिस के पास एक कागज का टुकड़ा दे रहे, एक मेमोरेंडम दे रहे और कह रहे कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लेकिन ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा और तुम्हारा दोस्त था जिसने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को फोन किया और कहा कि ये बच्ची मेरी बहन है। और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ उसके ऊपर कार्रवाई करो, मैंने उनको ये कहा कि 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं। अगर ये सस्पेंड नहीं हुआ तो फिर देखिएगा कि औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर मैं कैसा सड़कों का समंदर लेकर आता हूं। सिर्फ 18 घंटे लगे और 18 घंटे के अंदर ही सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती है तो न जाने महाराष्ट्र के किन कोने कोने के इलाकों से लोग फोन करना शुरू कर देते हैं कि साहब ये पुलिस वाला सता रहा है, साहब इसके ऊपर भी एक्शन लीजिए, साहब ये भी कर दीजिए। और मैं लोगों से यही कहता हूँ कि मेरा दायित्व यकीनन जिस आवाम ने मुझे चुनकर दिया है उनके ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं और दूसरे इलाकों के अंदर अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। आज अब हम लोग सभी लोग कुछ दिन पहले हमने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने इकट्ठा हुए तमाम कर्मचारियों के हक के लिए, उसका नतीजा क्या हुआ? आपको लगा होगा कि सिर्फ हमने एक दिन का आंदोलन किया और एक दिन का आंदोलन करने के बाद हम खामोश बैठ गए। उस आंदोलन का असर यह हुआ है कि अगर कोई महानगर पालिका के अंदर काम करता है तो उनको बता दो कि जिससे मैंने आंदोलन किया उसके 5 दिन के बाद महानगर पालिका ने उस ठेकेदार को एक नोटिस जारी की। ईएसआईसी ने, ईएसआईसी मतलब जो कर्मचारी काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उनके और उनके परिवार वालों को मेडिकल की सुविधाएं मिलती है, लेकिन जब ठेकेदार ईएसआईसी का पैसा ही नहीं जमा कर रहा तो उनको ना मेडिकल की सुविधाएं मिल रही, ना उनके परिवार वालों को मेडिकल की सुविधाएं मिल रही। हमारे आंदोलन के 5 दिन के बाद ईएसआईसी ने उन्हें नोटिस जारी किया और कहा कि 68 लाख रुपए अगले 8 दिन के अंदर जमा करो, हमको ईएसआईसी के पैसे देना है। और उसमें उस पत्र के अंदर उन्होंने लिखा है कि ये खासदार
लेकिन मांग की है कि ESIC का, PF का पूरा पैसा मिलना चाहिए। मेरा क्या फायदा है उसमें, हमारी मजलिस का क्या फायदा है इससे? लेकिन मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं वो गरीब इंसान, वो मेहनत का आदमी जो मेहनत तो खुद कर रहा है लेकिन मजा इसका कोई और लूट रहा है, पैसा कोई और खा रहा है। मैं हर चीज रोक नहीं सकता हूं, लेकिन मैं लड़ तो सकता हूं। लोग कहते हैं कि इसका कुछ होगा क्या, मैं कहता हूं मुझे खुद नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि रात में जब मैं सोता हूं तो इस यकीन और इस सुकून के साथ सोता हूं कि कम से कम जब सब लोग खामोश थे तो एक बंदा खड़ा तो हुआ था लड़ने के लिए, और मैं लड़ने का काम कर रहा हूं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं मेरे तमाम जिम्मेदारों को बताना चाहता हूं, ये किसी एक आदमी से चलने वाली जमात नहीं है, हम सब हैं तो मजलिस है। अगर हम नहीं, आप नहीं तो मजलिस नहीं। इसीलिए जब ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं और मैं मजलिस के बड़े जिम्मेदारों को नहीं देखता हूं तो मुझे ये एहसास होता है कि तुम आखिर मजलिस में है क्यों। कल अदालत के अंदर हमारा केस था MSCB के ताल्लुक से। आपको याद होगा 2017 के अंदर जब औरंगाबाद शहर में 10 घंटे की लोड शेडिंग, सुबह 5 घंटे, शाम में 5 घंटे की लोड शेडिंग थी, उस वक्त हम MSCB ऑफिस गए थे। और MSCB ऑफिस के अंदर क्या हुआ था कि हम उठने से पहले महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ औरंगाबाद के ताल्लुक से एक पत्र वहां से फैक्स करना पड़ा था, जिसमें ये कहा गया था कि औरंगाबाद से हम लोड शेडिंग खत्म कर रहे हैं। क्या हुआ था ये सबने देखा है, लेकिन जज साहब ने कहा है कुछ नहीं हुआ था, इसलिए सब बाइज्जत बरी हो गए। मैं हमारे समीर साजिद बिल्डर साहब को, शारिक नक्शबंदी साहब, असरार भाई को, काका साहब काकड़े को, ये मजलिस के जिम्मेदार है, हमारी बहन है मोनिका मोरे। तो कल जब हम कोर्ट में गए थे 11 बजे का, तो उसके खौफ से तमाम जितने के ऊपर केसेस थे वो अदालत बराबर वक्त के ऊपर पहुंच गए थे। आज जब झंडा चढ़ाने का वक्त आया तो आप घरों में सो रहे थे। शायद बहुत ज्यादा लोड हो रहा है, इन्हें हमेशा के लिए ही सो जाना चाहिए। कोई अगर ये समझ रहा है कि मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो मजलिस में जिंदगी भर के लिए मेरा ही इख्तियार है, मेरा कौन क्या छीन सकता है, इतना समझ लो सभी लोग। देने का इख्तियार भी इख्तियार जलील का ही है और छीनने का इख्तियार भी इख्तियार। तो वो तमाम कॉर्पोरेटर्स जो आज मजलिस के कार्यक्रम में मौजूद नहीं है, वो समझ लो कि बांटने के वक्त इख्तियार जलील सोने वाला नहीं है, वो जागने वाला है। और जो लोग असरार भाई किसी को पोस्ट दिए हैं, शारिक साहब किसी को पोस्ट दिए हैं, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को रखने के लिए जो सिर्फ पोस्ट लेकर बैठे हुए हैं। जो काम कर रहे हैं, उनको रखिएगा, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भाई इज्जत खुदाफिज करिएगा। मजलिस में काम करने वालों की कमी नहीं है, मजलिस को मजबूत करने वालों की कमी नहीं है। इतने कॉर्पोरेटर्स हैं हमारे,
आज कितने आए हैं? मुझे शेख अहमद साहब नजर आ रहे हैं, आरिफ हुसैनी साहब नजर आ रहे हैं, हाजी इसाक साहब नजर आ रहे हैं, सुभाष मामूले साहब नजर आ रहे हैं, नासिर सिद्दीकी साहब अभी आकर हाथ ऊपर कर दिए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर इस जमात को हमें मजबूत करना है तो इस सोच से हमें आगे बढ़ना है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। हम सबको मिलकर इस जमात को मजबूत करना। कई सारे ऐसे भी होंगे जो जब रैली खत्म होने के लिए आएगी तो ज्वाइन कर लेंगे, और कई ऐसे भी होंगे जो शुरुआत में ही सेल्फी ले लेंगे और घर में जाके सो जाएंगे। लेकिन ऐसे ही खासदार नहीं बनाऊं, सब पे नजर रखता हूं, कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। मेरा खुद का अपना एक नेटवर्क है, मैं अच्छे तरीके से चलाता हूँ वो नेटवर्क। बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा है कि शायद अगले साल जब हम 26 जनवरी मनाएंगे तब हमारे पास एक नई टीम रहेगी। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप मेरे साथ में थे ही बोल के खासदार साहब इतनी आगे बढ़ चुके हैं, साहब इतनी आगे बढ़ चुके हैं कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो वहां पर भी दिल्ली में भी जाकर बैठ सकते हैं। या आप लोगों का साथ था, इस वजह से जाकर बैठे हैं। लेकिन एक बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, देखिए अगर कोई पार्टी का प्रोग्राम निकलता है तो वो ये ना कहे कि साहब मुझे तो किसी ने बताया नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर किसी ने दावत का अगर व्हाट्सएप के ऊपर डाल देता है तो दावत में पूरे पहुंच जाते हैं, इतनी पूछते हैं कि मुझे तो किसी ने बोला ही नहीं था। सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ही है तो पूरे दावतों में नजर आ जाते हैं। उसमें तो क्या वजह है कि आज इतना बड़ा दिन होने के बावजूद भी, और खुशी इस बात की है कि आज मजलिस ने अपना एक अलग मुकाम शहर के अंदर तैयार किया है, जिले के अंदर तैयार किया है। मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब झंडा वंदन चढ़ाने के लिए सरकारी कार्यक्रम के अंदर गए तो न किसी मंत्री के इतने सेल्फी लिए जा रहे थे जितने तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त कर। तो क्या वजह है इसकी? कहीं ना कहीं लोग आपके काम को देखते हैं, आपके काम को समझते हैं। आईबी के लोग भी आ जाते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, क्या बोलने वाले हैं करके। स्पेशल ब्रांच से आ जाते हैं, क्या बोलने वाला है, जाके बोल कीजिएगा। हम जो भी बोलते हैं इतने होशियारी से बोलते हैं कि हमारे पूरे लोग समझ जाते हैं हम क्या बोल रहे हैं। मैं तमाम जितने भी आप जिम्मेदारान हैं जो आज मोटरसाइकिल रैली के अंदर शामिल होने वाले हैं, उनसे ये दरखास्त करूंगा कि अपने अपने मोटरसाइकिलों के ऊपर जब इस तिरंगे को लगाएंगे उसका किसी भी तरह से बेहरमती ना हो, झंडे का एहतराम करिएगा। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आज हम जिंदा है ये दिन मनाने के लिए, ये जश्न मनाने के लिए, 26 जनवरी देखने के लिए। वरना हमने कोरोना के 2 साल के अंदर देखा है कि लोगों की जान चले गई तो दफनाने के लिए, उन्हें जलाने के लिए भी क्या हालात थे उस वक्त। तो हम हर लम्हा, हर पल इस बात का शुक्र अदा करना चाहिएगा कि हम लोग आज इस दिन को मनाने के लिए जिंदा है। मैं एक बार फिर से तमाम लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ लोगों ने ये दरखास्त की है कि सब एक साथ मिलकर
पठान फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। सर अगर पठानी में आने के लिए तैयार है तो बस पठान भी देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी ही देर के अंदर हम लोग अपने मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत करेंगे। किसी भी तरह के कोई गलत नारे न लगाए, ठंडों का एहतराम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।